हाँ तो विद्यार्थियों, हम टाइप नंबर 32 पढ़ रहे थे। थोड़ा सा लाइट का इंटरप्शन हो गया था, थोड़ा सा लाइट बीच में मिस हो गई थी, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था टाइप नंबर 32, किसी दिए गए सदिश के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करना। और इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक सदिश दिया जाए और इसके अनुदिश इकाई सदिश तो है ही है। अब इकाई सदिश से आगे किसी निश्चित परिमाण वाला सदिश पूछ लेते हैं। तो पहले मैं इकाई सदिश ज्ञात करूंगा और उसके बाद 4 परिमाण, 5 परिमाण, 7 परिमाण का कोई सा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ये आर वेक्टर है तो हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है आर कैप का। पहला अगर देखा जाए तो आर कैप के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आर कैप, या अगर यहाँ पे ए वेक्टर लेता तो ए कैप हो जाता, तो आर कैप बराबर ए वेक्टर आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। मॉड का मतलब मापांक, तो मापांक क्या होता है इसका, रूट ऑफ, मापांक ऑफ आर वेक्टर बराबर रूट ऑफ 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। वर्क करते हैं हम, 16 4 20, रूट 29। तो आप रूट 29 से भाग देंगे यहाँ पे, तो 1/√29 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हो जाता है इसके अनुदिश इकाई सदिश। अगर केवल अनुदिश इकाई सदिश की बात करते तो हमें इतना ही काम करना है, लेकिन प्रश्न है 4 परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए, तो हम ले लेते हैं बी वेक्टर बराबर 4 इंटू आर कैप। यानी इसे कैप में बदलने के बाद में, इकाई सदिश में बदलने के बाद में जितना परिमाण चाहिए उतने परिमाण से गुणा कर दें, तो ये हो जाता है 4/√29 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है और ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है जनरली। यहाँ पर बेटा किसी दिए गए सदिश से भी हो सकता है, 2 सदिशों के योग के अनुदिश भी हो सकता है, 2 सदिशों के अंतर के अनुदिश भी हो सकता है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं तो उनकी आप प्रैक्टिस कर ले। तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 33। मैंने कहा कि यहाँ कम से कम 4 टाइप तो इस चैप्टर से बनेंगे ही, क्योंकि 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं आ सकते। तो 33 नंबर टाइप क्या कहना चाह रहे हैं सर, गेट वो सर का उसका फ्लैक्स इसमें आ रहा होगा। तो टाइप नंबर 33 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास किसी सदिश का अन्य सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना। किसी सदिश का अन्य सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना। प्रक्षेप का मतलब होता है छाया ज्ञात करना या प्रभाव। ये देखिएगा, ये सवाल हमारे पास प्रक्षेप या प्रक्षेप भी लिख सकते हैं। तो किसी सदिश का अन्य सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना। जैसे हमने मान लिया कि आर वेक्टर या ए वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर i प्लस 2j, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, और बी वेक्टर बराबर 2i माइनस j प्लस k। आपसे सवाल आ जाए कि इस सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। मैंने कहा प्रक्षेप का मतलब है प्रभाव, और किसी व्यक्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति कैसे प्रभाव डालता है। अगर आप पे कोई अन्य अपना प्रभाव डालना चाहेगा तो पहले आपके प्रभाव को वो न्यूट्रल करेगा। ऐसा ही तो होता है कि पहले आपके अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश करेगा, फिर अपना प्रभाव जमाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि इसका इकाई सदिश ज्ञात करना है। का मतलब होता है गुणा, सीधा सा सिंपल है। a इंटू के लिए डॉट ले रहे हैं, b अपॉन मॉड ऑफ b, a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b, यानी इसका इकाई सदिश में तब्दील करना और इसका प्रक्षेप उस पे उसका प्रभाव आ जाता है। यानी खुद का इसके लिए तो इसकी इकाई सदिश होता है, तो a का पहले का दूसरे पर प्रक्षेप, तो दूसरे को इकाई सदिश में तब्दील करना, ये प्रोसेस है, इसकी ध्यान रखना। तो a वेक्टर अपने पास एज इट इज रहेगा, i प्लस 2j है, डॉट यह जाता है 2i माइनस j और प्लस k। आप जानते हैं इसका प्रभाव खत्म करने के लिए इसके मापांक से भाग लगेगा, 2 का 4, 1 का 1 और 1 का 1। यहाँ बेटा आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, संगत पद के संगत पद से गुणा होता है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू यह जाता है -2 और फिर 0 है, 2 इंटू -2 आ जाएगा, और आगे यहाँ 0 है तो ये आ जाएगा +0।
बटे रूट ऑफ 4 और ये आ जाता है 6। तो ये आपके पास 0 आ गया है संयोगवश। अन्यथा अगर कोई भी राशि आती है तो प्रक्षेप का हमेशा आप मापांक लीजिएगा, धनात्मक मान लीजिएगा प्रक्षेप के समय, ये ध्यान रखना। अगर हमारे पास i की जगह यहाँ पे 2i आ जाता सपोज कीजिए, तो 2 2 यहाँ 4 हो जाता और 4 - 2 बराबर 2 आ जाता, तो वो पॉजिटिव यानी एक राशि 2/mod(6) आ जाता, एक राशि आ जाती। तो मैं एक 2 करके, ताकि आपको, और 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसका कोई इस पे प्रक्षेप नहीं है या शून्य प्रक्षेप आप ये मान सकते हैं। तो जो भी रिजल्ट आता है एक राशि आएगी, अगर नेगेटिव आती है तो उसको मापांक के साथ जरूर लिखें। तो ये आपके पास टाइप नंबर 33। अगला टाइप लेते हैं, टाइप नंबर 34। 34वां टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखते हैं। टाइप नंबर 34, ये हमारे पास दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और आपको आना चाहिए किस तरीके से ज्ञात होते हैं। दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। दो सदिश आपको दे दिए जाए और उनके मध्य कोण ज्ञात करना है। तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर आपने सबने पढ़ा है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये पढ़ा है। या आपने ये पढ़ा होगा a डॉट बी, जो आपने दो तरह के गुणन पढ़े ना, एक सदिश गुणन और एक अदिश गुणन, इसको अदिश गुणन कहा जाता है। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहां से मैंने इसका भाग देके ये बनाया, या मॉड यानी मापांक को हम सीधा भी लिख देते हैं ए बी कॉस थीटा। जब वेक्टर नहीं लगता, ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं, अगर वेक्टर नहीं लगता तो यहां पर बेटा सीधा ए बी लग जाता है, यानी कि उसका मापांक है ये। तो इस फॉर्मूले का यूज, यहाँ साइन थीटा भी आ सकता है। अगर साइन थीटा आता है तो a क्रॉस b का मापांक होता है, a क्रॉस b, क्योंकि साइन थीटा सदिश गुणन के लिए सो होता है, और यहाँ आ जाता है a और b, क्योंकि साइन थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है a क्रॉस b। दोनों तरह के, ये अदिश गुणन है और ये सदिश है। सदिश का मतलब वेक्टर साथ में आएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b एंड साइन थीटा n वेक्टर या n कैप, ये n कैप कह सकते हैं क्योंकि इकाई सदिश होता है यहाँ। ये फॉर्मूले होते हैं। तो ये दोनों तरह के फॉर्मूले आप यूज में कर सकते हैं। ये जनरली ये ज्यादा यूज में लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोसेस थोड़ी इजी है, इसमें सारणिक हल करनी होती है, सभी को पता है। तो चलिए हम देखते हैं एक क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन तो इसमें मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं बना लेता हूँ। जैसे हमने कहा a वेक्टर बराबर i प्लस j माइनस के, और b वेक्टर i प्लस के। अब आपसे कह रहे हैं इन दोनों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ये दो सदिश है, इनके मध्य, क्योंकि कोई भी सदिश होंगे उनकी कोई न कोई दिशा होगी, सपोज करो ये हो गई, तो इनके बीच में कोण भी तो होगा, पहला सदिश और दूसरे सदिश। तो ये आपने को ज्ञात करना है। तो हमने अभी अभी बताया कि cos थीटा बराबर क्या आया, a डॉट बी। तो a डॉट बी का मतलब i प्लस जे माइनस के डॉट 2i प्लस के अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी इसका मापांक रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, इनके वर्ग 1 1 1, और रूट ऑफ 2 का 4 आ गया और 1 आ गया। बेटा i के पद को i से गुणा करें, 2 आ गया। j का पद वहां नहीं है तो यह आ जाएगा 0, k का पद है तो -1 बटे रूट ऑफ 3 एंड रूट ऑफ 5, यह जाता है 1 रूट ऑफ 15। यह हमारे पास आया cos थीटा। अब हमें थीटा चाहिए तो थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स रूट ऑफ या 1 अपॉन रूट ऑफ 15। ये आपके पास फाइनल हमारा रिजल्ट आ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में या कई बार 2 नंबर में आ जाता है। मैंने यहाँ पे दोनों बातें बता दी। अगर आपसे कहता है सदिश गुणन ज्ञात कीजिए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अदिश गुणन ज्ञात कीजिए तो ये लगाना है। अदिश ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या मात्र मिलती है। सदिश ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक वेक्टर के रूप में आंसर मिलता है। n वेक्टर n कैप बराबर या n वेक्टर बराबर i प्लस j प्लस k मॉड ऑफ इसका इकाई सदिश होता है। ये आप केवल कैप लगा के छोड़ दोगे तो रिजल्ट सही माना जाएगा। तो ये पूरी बातें आपके सामने टाइप नंबर 34 के माध्यम से। अगला टाइप लेते हैं हम, टाइप नंबर 35। हमारा चैप्टर चल रहा है सदिश, और हम अपने अंतिम भाग जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं, क्योंकि 18 तारीख आने वाली है। तो आपको सारे टाइप से मैंने रूबरू करवाया। अपना फर्ज अदा कर रहा हूं मैं आपके सामने। एक शिक्षक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि अपने विद्यार्थियों को जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प प्रोवाइड करवाई जाए। आगे देखते हैं बेटा, टाइप नंबर 35। जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वहां ज्यादातर बेटा सर्व समीकाएं आती है। सर्व समीका सिद्ध करना,
जितनी भी सर्वसमीकाएं हैं आपकी सदिश से, उन सारों को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, 2-2 बार प्रैक्टिस कर ले। सर्वसमीकाएं सिद्ध करना, मेरा अनुभव कहता है कि ये क्वेश्चन कंफर्म आना है यहाँ पे। सर्वसमीका सिद्ध करना, जितनी भी सर्वसमीकाएं, कुछ सर्वसमीकाएं मैंने यहाँ पे आपके सामने हेल्प के लिए दी है। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 19, ये 3 एग्जाम्पल, और एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी इस ठीक बात पर। एक्सरसाइज 13.3 का भी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने सर्च किए हैं, मुझे एक दृष्टि में जितने मिले, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो चलिए कुछ 1-2 सर्वसमीकाएं आपके सामने मैं साझा करता हूं क्वेश्चन के माध्यम से। ये हमारे पास है A क्रॉस I, या सर्वसमीका कह सकते हैं, प्रतिबंध कह सकते हैं, A क्रॉस J का स्क्वायर, ये स्क्वायर है बेटा, प्लस A क्रॉस K का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 2 मॉडुलस ऑफ A का स्क्वायर। ये सिद्ध करना है मैंने, ये सिद्ध करना है। कैसे होगा ये सिद्ध? बेसिक हम A ले लेते हैं, हमने A लेट कर लिया, मान लिया हमने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमने मान लिया क्योंकि राइट साइड इसी का हिस्सा दिखाना है, ठीक है। तो A बराबर ये मान लिया, अब जैसा कह रहा है वैसा करते जाएं। ये कह रहा है इसके I के साथ गुणा कीजिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं I का, तो यह जाता है एक्स आई, ठीक है, और यहीं लिख दूं क्या, I क्रॉस I लिख देता हूं, वाई जे क्रॉस I प्लस जेड के क्रॉस I। यहां पे बेटा आपको सदिश गुणन का नियम पता होना चाहिए कि I क्रॉस I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम के साथ सेम का सदिश गुणन, क्योंकि साइन थीटा के कारण आप जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये I क्रॉस I का मान हो जाता है 0। अगर ये डॉट होता तो बेटा यहाँ 1 आ जाता है, ठीक है। I क्रॉस I का मान 0 हो गया। J क्रॉस I क्या हो जाता है, क्रम उल्टा है, I J के, तो ये माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के। 11th के बच्चों को थोड़ा सा यहाँ सब्र रखना होगा, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। एक सीक्वेंस होती है I J और K, अगर इन दोनों का क्रॉस होता है तो आपका रिजल्टेंट ये आता है, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, I क्रॉस J का रिजल्टेंट ये आएगा, अगर इन दोनों का क्रॉस पूछता है J क्रॉस K तो रिजल्टेंट ये आता है, अगर K क्रॉस I है तब भी रिजल्टेंट ये आता है। ध्यान से समझिएगा, मैं एक चक्र के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर I क्रॉस J है तो रिजल्टेंट K, J क्रॉस K है तो रिजल्टेंट I, K क्रॉस I है तो रिजल्टेंट J। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, जैसे K क्रॉस J पूछ लेता है तो रिजल्टेंट माइनस I आ जाता है, यानी अगर क्लॉकवाइज राउंड करता है तो माइनस का रिजल्ट आता है। तो वहां पे यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, J क्रॉस I, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का K आ जाएगा। मैंने यहाँ माइनस का K लिख दिया। अब 11th वालों को भी सब्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 12th में पहुंच चुके हैं। K क्रॉस I, तो K क्रॉस I क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, क्योंकि सीधे क्रम में चल रहा है, तो ये हो जाएगा ZJ। ये हमारे पास आया है A क्रॉस I, लेकिन यहाँ पे मापांक लगा हुआ है, तो मापांक ऑफ A क्रॉस I बराबर आप जानते हैं रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मापांक का मतलब है इनके गुणांकों का वर्गों का योग का वर्गमूल, गुणांकों का वर्गों का योग का वर्गमूल निकाल लिया, लेकिन इस पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस आई का होल स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 बन गई बेटा, ठीक है। चलिए ये चक्र तो आपके समझ में आ गया होगा, मैं चलो और ले लेता हूं, यहां भी जरूरत पड़ेगी। A क्रॉस J ले लेते हैं बेटा। A क्रॉस J में क्या आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस J, J हो रहा है, अब J अंदर आएगा तो यह आ जाएगा एक्स आई क्रॉस J प्लस वाई जे क्रॉस J और प्लस जेड के क्रॉस J। मैंने बताया था कि इनका खुद का खुद के साथ कोण है वो 0 डिग्री होने के कारण साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए अब देखिए I क्रॉस J क्या है, I क्रॉस J K मिलेगा, तो ये एक्स K मिल गया। J क्रॉस J जैसे I क्रॉस था वैसे ही J क्रॉस J भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो गया। K क्रॉस J क्या होगा, K क्रॉस J उल्टा क्रम घूम रहा है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस I, तो हो जाता है माइनस ZI।
यहाँ पर मॉडुलस जैसे ही लगाओगे आप a क्रॉस j में, तो ये आपके पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं बेटा, इसका जैसे ही स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा सर से रिक्वेस्ट है कि वो इधर कैमरे की नजर मेरी तरफ करने का करें। आ रहा है, चलिए। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड है, देखिए मैंने एक ये निकाल लिया, यानी कि ये प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त कर लिया, अब ये प्राप्त करना है, तो a क्रॉस k चाहिए, तो a क्रॉस k चाहिए, मैं इधर जाऊं, a क्रॉस k में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और क्रॉस k। अब मैं इसको अंदर लेके आऊंगा तो i क्रॉस k प्लस y के साथ j क्रॉस k, फिर z के साथ k क्रॉस k। देखिएगा i क्रॉस k है, तो i क्रॉस k उल्टा क्रम घूम रहा है ना, जैसे ही उल्टा गया तो ये माइनस में j आएगा, ये हो जाएगा माइनस का xj। ठीक है, ये समझाया था मैंने अभी थोड़ा सा, और जल्दी में बताया है, 11th वाले बच्चों को फिर बताऊंगा तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, 12th वालों को एक बार बताने से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनको पहले भी उनके टीचर्स ने बताया होगा। i क्रॉस ये आ गया, j क्रॉस k क्या हो जाएगा, j क्रॉस k i हो गया yi, और k क्रॉस k हो गया 0, क्योंकि खुद का खुद के साथ क्रॉस गुणन। अगर डॉट होता तो वहां 1 होता बेटा, और क्रॉस है इसलिए क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये हो गया a क्रॉस k। मॉडुलस ऑफ a क्रॉस k बराबर आ जाता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड मॉडुलस ऑफ a क्रॉस k बराबर का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। 3 नंबर का है तो 3 इक्वेशन तो बनती है कम से कम। अब देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इन तीनों का योग है ना, तो कर दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर हमारे पास a क्रॉस i का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j का स्क्वायर प्लस a क्रॉस k का स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, देखिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए बेटा एक्स के पद कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, वाई के पद 2 बार, और जेड के पद भी 2 बार, तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्या जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या मैं इसे, जब मैंने a लिया था तो इसका खुद का मापांक क्या आया, a का मापांक क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, होगा या नहीं होगा। अगर a का, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो सकता है। तो मैंने इसको क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख देना है मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये 3 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। सेम एक ही प्रोसेस को 1, 2 और 3 बार अप्लाई किया, इस चक्कर का नियम को ध्यान रखा, और ये आपके पास पता है कि खुद का खुद के साथ क्रॉस गुणन 0 होता है। इसी के साथ ये 3 नंबर आपके मुट्ठी में है, आपके कदमों में सफलता है, मुट्ठी में नंबर है, तो फिर चाहिए ही क्या, सब कुछ तो अपने पास। चौक मेरे मुट्ठी से निकल गई। तो देखते हैं बेटा अगला टाइप मैं आपके सामने साझा करता हूँ। चौक ढूंढ लूँ, सारा टुकड़ा टुकड़ा हो गई है, बड़ी नहीं मिल रही है। तो भाई टाइप नंबर 36 की ओर चल रहे हैं, उसके बाद अगला लेक्चर में हम उन्हें लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से सदिश से ये 36 टाइप है वो लास्ट रहेगी। फिर हमारे पास 3 चैप्टर बचेंगे, चैप्टर नंबर 14, 15 और 16। उसके साथ मैं आपको भारी शुभकामनाओं के साथ एग्जाम के लिए तैयार कर दूंगा। इन वीडियोस को जितनी बार चाहें उतनी बार पुनरावृत्ति करके देख सकते हैं आप, और एग्जाम होने के बाद जरूर देखें। आपको एग्जाम होने के बाद जरूर एनालिसिस करनी है कि कितने मेरे वीडियोस से क्वेश्चंस आए हैं, मेरे जो टाइप्स हैं वो कहीं ना कहीं जो अपना जो प्रयास किया है वो कितना सफल हुआ है, ये जरूर आप आकलन करें। तो चलिए देखते हैं हम टाइप नंबर 36 नंबर टाइप है। ये जो आता है बेटा वो सदिश के त्रिक गुणन से। त्रिक गुणन आपको बता दूं कि जब सिलेबस चेंज हुआ है तो कुछ चीजें नई डाली है। एक तो क्रैमर नियम जो मैंने आपको बताया था,
वो नया है, वो एग्जाम में आ रहा है लगातार, और एक ये त्रिक गुणन है वो नया डाला है। इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। संबंधित प्रश्न त्रिक गुणन जो है इसमें दो टाइप के गुणन है। एक तो ये है जैसे ABC लिखा है, 12th क्लास के बच्चे बेहद अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इसे। A डॉट B क्रॉस C, इसका सूत्र होता है, इसको मैं बॉक्स ऑफिस का नाम देता हूं। अगर ये बॉक्स ऑफिस है, बॉक्स में बना हुआ है ना, तो A डॉट B क्रॉस, डॉट का मतलब अदिश गुणन और क्रॉस का मतलब सदिश गुणन। एक तो ये फॉर्मूले का यूज करना है आपको इसके अंदर, और दूसरा एक फॉर्मूला है A क्रॉस B क्रॉस C। A क्रॉस B क्रॉस C, अगर इस पे ब्रैकेट जैसे लग जाता है मान लीजिए यहाँ पे ये, तो क्या करना है आपको यहाँ ध्यान रखना है, फर्स्ट को छोड़ दो। यहाँ एक सूत्र याद रखना है, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस से डॉट में कैसे तब्दील किया जाए। याद रखना, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डॉट प्रोडक्ट माइनस, फिर आप ये तो सेम ही है, सेकंड को छोड़ दीजिए और फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं है, ना तो डॉट है ना क्रॉस है, अंदर है वो डॉट प्रोडक्ट है। अगर इन दो फॉर्मूले का यूज करोगे तो सदिश के त्रिक गुणन से संबंधित सारे क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटिव कौन सा क्वेश्चन आ रहा है वो देखते हैं, जिसमें ये दोनों, एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। चलिए बेटा देखते हैं हम। आपके पास है A क्रॉस B, कि मैंने एक किया है हर चीज जो आपको कई सारी बातें एक साथ सिखा दे, और 5 घंटे में मैथमेटिक्स पढ़ाने का प्रयास किया है मैंने। पूरे साल में जितनी आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है उसे ओनली 5 आवर्स में आप तक पहुंचाने का। हालांकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में जो उसे 1.5 से 2 घंटे में प्रयास करके इन्हें पूरा करता हूं, लेकिन ऑनलाइन में कुछ चीज़ें डिटेल में भी देनी पड़ती हैं वो सारी, क्योंकि खुद के भी स्टूडेंट्स नहीं होते। मेरी जो थ्योरी है, मेरी जो लिरिक्स है, वो इतनी जल्दी आपको नहीं समझ में आती अगर मैं शॉर्टकट में बोलता रहूँ। तो आप मेरे ऑफलाइन में होते तो ये पूरा मैटर आपको ओनली 1.5 आवर में, मैंने ऐसा हर साल किया है। मेरे हॉस्टल के विद्यार्थी इस चीज़ के गवाह हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज भी क्लासेस ले रहे हैं। तो हर साल में एग्जाम से लास्ट नाइट है वो ये प्रोग्राम रहता है हमारे स्कूल से, हमारे क्लासरूम से, कि 1.5 घंटे में आपको पूरे बुक की समरी बताई जाए। तो मेरा इस बार एक नया अनूठा प्रयास कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में 5 घंटे में पूरी मैथमेटिक्स का रिवीजन आपके सामने रख रहा हूं मैं। तो ये A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A बराबर ABC का स्क्वायर, ये अपने को प्रूफ करना है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसे सिद्ध करना है। देखिए बेटा ये बॉक्स ऑफिस जैसा आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पे भी 3 है, 1 2 और 3 के बीच में कोई गुणा नहीं है। अगर ये बॉक्स ऑफिस है तो ये नहीं है, ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, A क्रॉस B डॉट, ऐसा लिख सकता हूँ। अगले ये ब्रैकेट की बात है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, क्योंकि छोटा ब्रैकेट अंदर ऑलरेडी था इसलिए मंझला यूज किया। इतना क्रॉस C क्रॉस A, पहले फॉर्मूले की कॉपी किया मैंने, इधर तो ये प्रूफ लेना है इसलिए फर्स्ट फॉर्मूले से मैंने ये कॉपी कर दिया। ABC, A को बाहर छोड़ा, डॉट लगाया, B क्रॉस C। लेकिन कभी भी दो सदिशों का क्रॉस नहीं होगा तो इसको मुझे कुछ सिलेक्ट करना होगा। इसको मैंने मानना है तो मैंने मान लिया कि माना B क्रॉस C बराबर D वेक्टर, मान सकता हूं मैं। तो यहां पे हमारे पास आ जाता है A क्रॉस B डॉट D क्रॉस C क्रॉस A, राइट। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला नजर आएगा आप। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नंबर पहला लगाया, फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला फर्स्ट, और यहां पर मैं अब जो है फॉर्मूला सेकंड लगाऊंगा, फॉर्मूला नंबर सेकंड। दो ही फॉर्मूले हैं त्रिक गुणन में, दोनों का यूज एक ही क्वेश्चन में करने का प्रयास। तो यहां पे हमारे पास आ जाता है A क्रॉस B डॉट, देखिए क्या कहता है फॉर्मूला, ये कहता है फर्स्ट को छोड़ दो। ध्यान रखना, अपन कह रहे हैं ये तो कॉमन है, फर्स्ट को छोड़ा, C को बाहर छोड़ा, और सेकंड का डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डॉट प्रोडक्ट माइनस, फिर से सेकंड को छोड़ दो, सेकंड को छोड़ दो और फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट,
फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट, मैं याद रखने में कुछ कम विश्वास रखता हूं, ये लो ये लो फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। बच्चों वाली मेहनत खुद करने में ज्यादा यकीन रखता हूं कि बच्चों को जो मेहनत करनी है वो खुद कर ली जाए, तो शायद बच्चों का काम और आसान हो जाए और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो A क्रॉस B, आगे बाहर D है। अब मैं D का मान वापस रिप्लेस करना चाहता हूं, D बराबर B क्रॉस C था, तो यह जाएगा B क्रॉस C, आगे है डॉट A, ध्यान से देखना बेटा थोड़ा सा, इसमें D का मान रखा गया है डॉट A और इसके बाहर है वो है C, ठीक है, माइनस, फिर मैं D का मान रखना चाह रहा हूं यहां पे B क्रॉस C और डॉट C और बाहर है A, बाहर है अपने पास A, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास, ये लो। अब यहां पे हमारे पास आ जाता है A क्रॉस B डॉट। जो बच्चे 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये बन रहा है अपने पास, देखिए A डॉट B क्रॉस C वाला फॉर्मेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। B C A लिख सकता हूं इसे में, तो मैंने इसे लिख दिया B C और A, B C A, और ये आपके पास C ऐसा ही पड़ा रहा, माइनस ये B C C है और इसका मान हो जाता है 0, B C C। आपको अगर बॉक्स ऑफिस के अंदर किसी भी एक अवयव की पुनरावृत्ति होती है तो वो शून्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये BCC बनेगा और BCC का मान शून्य होगा। ऐसा क्यों होगा? इसका कारण होता है कि हम इसे, अगर हम BCC को लिखे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं B डॉट C क्रॉस C, और अभी बताया था कि दो सेम सदिशों का, सर इधर दिख रहा है शायद, दो सेम सदिशों का क्रॉस गुणन शून्य होता है। इसका क्रॉस गुणन शून्य होने के कारण ये डॉट प्रोडक्ट भी शून्य हो जाएगा। तो ये पूरा जो मैटर है, कहीं पे भी अगर बॉक्स ऑफिस के अंदर किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति होती है तो उसका मान शून्य, ये शून्य के साथ क्रिया करेगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब इस C के साथ इसकी कराएंगे तो ये हो जाएगा BCA, एंड दूसरा बॉक्स ऑफिस भी हो जाएगा ABC, और यहां पर इस BCA को ABC भी लिख सकते हैं। ये भी हमारी गुणधर्म है क्योंकि हम क्रम विनिमय नियम का पालन कर सकते हैं। यहाँ पे A, B और C, ये जो हमारे पास BC है उसे बिल्कुल ABC लिख सकते हैं। आपकी किताब में गुणधर्म है, ऑफलाइन क्लासेस में आपने अच्छे से पढ़ा। यहाँ पे आ जाएगा A, B और C का होल स्क्वायर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, और ये हमारा प्रूफ है। तो इसी के साथ हमारा 36 टाइप क्लियर कंप्लीट हो गया। तो मैं अगले लेक्चर में लूंगा 37 to 45, बाकी बचे 9 टाइप। ओके, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बी लर्निंग, बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे, गुड लक। प्यारे विद्यार्थियों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, एग्ज़ाम का काउंटडाउन स्टार्ट है। आपके कुछ लम्हे बचे हैं, कुछ घंटे शेष है आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2020 मैथमेटिक्स के पेपर में अपीयर होने के लिए, और इसके लिए हम पूर्व तैयारी के तौर पर मैंने इससे पहले आपको 4 वीडियोस में 36 टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स के सिलेबस को 36 टाइप में आपके सामने भेजा है, और आज 37 से लेकर 45 तक एक जो मुहिम चलाई थी हमने कोरोना काल में मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम पेपर के संबंध में, तो वो पूरी होने जा रही है। तो आज हम 37 टाइप आपके सामने लेकर के आए हैं। इसमें साइंस एरा डिजिटल क्लासरूम से ये पेशकश आपके सामने जारी है। मैं राजेश पारिक, MSc मैथमेटिक्स लेक्चरर, टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के संबंध में। तो देखते हैं हम कि 37 टाइप जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से है, त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर का नाम है, 3D ज्योमेट्री, समतल। आप जानते हैं एक समतल जो आकृति होती है त्रिविमीय होती है। बहुत सारी आकृतियां, घन, घनाभ, ये सारी त्रिविमीय ऐसी आकृतियां जिनमें 3 विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का समावेश होता है, त्रिविमीय ज्यामिति कहलाती है।
इसमें कौन से मुख्य टाइप हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनकी हम बातचीत करेंगे। तो इसमें जो पहला टाइप है जिसे हम टाइप नंबर 30, वो है बेटा दिक कोसाइन ज्ञात करना। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 1 + 6 एक नंबर का क्वेश्चन और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और इसमें है दिक कोसाइन ज्ञात करना। ये 1 नंबर का क्वेश्चन लगातार आ रहा है पिछले बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स को अगर एनालिसिस किया जाए। दिक कोसाइन क्या होता है? दिक कोसाइन और दिक अनुपात, दो शब्द आपके सामने आए थे जब आप त्रिविमीय ज्यामिति अध्ययन कर रहे थे। तो दिक अनुपात होता है, दिक का मतलब दिशा। जैसे कोई त्रिविमीय ज्यामिति है, मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की मैं बात करूं, एक्स वाई और जेड, तो कोई भी पिंड है, कोई बिंदु है, वो गमन कर रहा है। वो एक्स एक्सिस पे मान लीजिए कि स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे गया, फिर वाई एक्सिस पे चला स्मॉल वाई डिस्टेंस पे, और फिर ये जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, बहुत ये तीनों जो होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये ऐसे बाहर की दिशा में आएगा जेड। तो वो दिखा, चूंकि यहाँ पे ये जो बोर्ड है वो द्विविमीय ज्यामिति है, तो इस पे त्रिविमीय ज्यामिति को एहसास किया जा सकता है केवल। तो ये ऐसे बाहर की दिशा में, जैसे सपोज कीजिए कि इधर मैंने ये डायरेक्शन है, ऐसे बाहर निकला हुआ है, तो ये मान लीजिए कि मैंने जेड ले लिया जेड एक्सिस पे। तो ये बिंदु जो यहाँ पर है, इसकी जो दिशा है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड है, ये तीनों दिक अनुपात कहलाते हैं, यानी उस दिशाओं में कितने अनुपात में ये पथ तय हुआ है। एक्स अनुपात, जैसे मैं 1, 2 और 3 भी कह सकता हूँ। यहाँ पे एक्स वाई जेड तो मैंने एक व्यापक रूप के लिए कहा, अगर मैं 1, 2, 3 कहूंगा तो 1:2:3 ये दिक अनुपात होते हैं। और इनसे दिक कोसाइन जो होते हैं, दिक कोसाइन को L, M और N से निरूपित किया जाता है। और वो दिक अनुपात से अगर हमें प्राप्त करना है तो a/√(a² + b² + c² होता है। हम प्लस माइनस चिन्ह ले सकते हैं रूट के कारण। M के लिए b/√(a² + b² + c² एंड n बराबर c/√(a² + b² + c²। यानी कि अगर हमें कोई वेक्टर दिया है, कोई सदिश दिया है, किसी पिंड का गमन पथ दिया हुआ है, तो उस पथ से पहले हम यहां से सीधा कॉपी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2i + 3j + 4k है, तो यहां पर हमारे पास ये जो होते हैं ये दिक अनुपात होते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? दिक अनुपात। किस अनुपात में ये गमन कर रहे हैं ये दिखाता है, जिसे हम ABC से निरूपित करते हैं, जहां पे हमारे पास A = 2 हुआ, B = 3 हुआ एंड C = 4 हुआ। सदिश रूप में अगर कोई रेखा का समीकरण है तो इस हिसाब से हम इसकी बात करते हैं, और यहां से हम Lmn का मान प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम इसी के संबंध में निकालें तो ±√2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। तो आप देख सकते हैं ±3 रह गया, और 16 4 20 √29, और यहाँ पे आ जाता है ±4/√29। ये हमारे पास क्वेश्चन रहता है दिक कोसाइन ज्ञात करने का। अगर हमें किसी सदिश रूप के बारे में अगर कोई रेखा दी जाए और उससे दिक कोसाइन ज्ञात करने हैं, तो पहले हम दिक अनुपात निकालें, जो कि एक्स वाई जेड आई जे के गुणांक होते हैं। आई जो होता है वो बेटा एक्स एक्सिस में इकाई, आई पे कैप लगा हुआ है ना, यानी इकाई सदिश गमन है, और वाई एक्सिस पे जे जो होता है वो निरूपित करता है इकाई गमन को, और जेड एक्सिस पे जो के होता है वो इकाई गमन को निरूपित करता है। मैं फिजिक्स वाले सर से सहमति चाहूंगा, क्योंकि वो भी इस सब्जेक्ट के मार्थी हैं, इंजीनियर साहब, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं वो। तो यहाँ पर हमने कहा कि इस तरीके से इकाई गमन, फिर हमने उस पर कुछ परिमाण रखा तो उसे हमने दिक अनुपात की श्रेणी में लिया, और दिक अनुपात से हम दिक कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आता है या तो आपको दिक अनुपात दिए जाए, या आपको सदिश रूप दिया जाए, या रेखा का x - x1/a बराबर -y1 z1/c, इसे कोऑर्डिनेट कार्तीय रूप कहा जाता है रेखा का। ये कार्तीय रूप होता है। अगर कार्तीय रूप में कोई रेखा या कोई पिंड का गमन दिखाया जा रहा है तो यहां पर हमारे पास ये दिक अनुपात होते हैं, इनसे भी हम दिक कोसाइन को निकाल सकते हैं। दिक अनुपात ABC से निरूपित किए जाते हैं, और दिक कोसाइंस होते हैं वो आपके सामने रखें। एक तो बेटा फर्स्ट टाइप है दिक कोसाइन के लिए, वो मैंने आपके सामने साझा किया कि Lmn का मान कैसे निकाल सकते हैं हम।
अगर हमारे पास ABC डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता हो तो हम आसानी से अपने दिक कोसाइंस निकाल सकते हैं, इसे हम दिक कोसाइन कहते हैं। लेकिन चूंकि कोसाइन नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोसाइन का भी कोई रोल हो सकता है यहाँ पे, आपको भी सबको पता है। तो मैं दिक कोसाइन के रूप में भी आपको थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। अगर हमारे पास जैसे ये मैंने घुमा के बताया आपको कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मैं सपोज करूँ कि ऐसे ही कोई रेखा बता दी आपको, ऐसे कोई रेखा बता दी, जैसे सपोज दोबारा ये डायग्राम बनाते हैं हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब कोई रेखा का हमने पथ ऐसे बताया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये है जो कि एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस से इसका एंगल बनेगा। यहाँ पर अगर ये अल्फा कोण बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, ये एक पिंड का गमन है जो घूम के सब दिशाओं से जा रहा है, अल्फा इसके साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई के साथ बीटा कोण बनाता है और जेड के साथ गामा कोण बनाता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने एक्स, वाई और जेड तीनों, क्योंकि ये जेड ऐसा है तो ये कोण तो ऐसे बनेगा लेकिन वो दिखने में इस तरह से मैंने आपको दिखाया है। तो अल्फा, बीटा और गामा कोण अगर बनता है तो हमारे पास, यानी कि अगर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कोण दिया जाए तो LMN के मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये दूसरा टाइप, इसी का दूसरा पार्ट होगा। एक टाइप तो हमने बताया जब आपको दिक अनुपात दिए जाए, एक है जब हमें एक्सिस के साथ कोण दिया जाए, इनका झुकाव दिया जाए। ऐसी स्थिति में L बराबर हो जाता है cos अल्फा, M बराबर हो जाता है cos बीटा एंड N बराबर हो जाता है cos गामा। ये दो मुख्य तरीकों से हमारे पास दिक कोसाइन का क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है। आप सभी ने बहुत बार इसे पढ़ा है, एक बार इसे बहुत ही ज्यादा संजीदगी से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले चंद लम्हों बाद जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो देखते हैं इससे टाइप के कोई एक आधा क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उस पर थोड़ी सी नजर डाल। हाँ तो बेटा, तो देखिएगा कि एक क्वेश्चन है इससे संबंध में कि एक्स एक्स के साथ 90 डिग्री, वाई एक्स के साथ 135 डिग्री एंड जेड के साथ 45 डिग्री का अगर कोण बनाए तो आपको दिक कोसाइन ज्ञात करना है। तो दिक कोसाइन आपको ज्ञात करना है, जो बी टाइप मैंने आपको बताया उस संबंध में क्वेश्चन है। तो एक्स एक्सिस के साथ 90, वाई के साथ 135 एंड जेड के साथ 45। तो अभी अभी आपके सामने जिक्र हुआ था L बराबर cos अल्फा, अल्फा का मतलब 90 डिग्री, और आप जानते हैं कि cos 90 का मान, cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। M बराबर cos 135 को कैसे लिख सकते हैं हम, cos 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, और 180 के कारण नो चेंज होता है तो ये हो जाता है cos 45। लेकिन cos चूंकि द्वितीय चतुर्थांश में आपने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कोचिंग के संबंध में दूसरे चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है, तो आएगा माइनस में माइनस का 1/√2। ये हमारे पास m का मान आ गया और n बराबर आ गया बेटा 45 डिग्री है, तो हो जाएगा cos 45 और विदाउट एनी हेजिटेशन इट इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड यू हैव गेट 1 मार्क्स फ्रॉम बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ से हमारे पास जो आपके RBSc पैटर्न से 1 नंबर में इसे शामिल किया गया है, तो ये आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, इससे फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें हालांकि मैंने आपको जिक्र कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन, दिक अनुपात दिए हो तो दिक कोसाइन ज्ञात करना मैंने आपको समझा दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं अगली टाइप पे, टाइप नंबर 38। 30 इंपॉर्टेंट टाइप है। आप जो जितना कीमती होता है उतनी मिलती है उसे, तो इसकी कीमत भी बड़ी है। 6 नंबर मिलने वाले हैं, क्वेश्चन सही तो 6 नंबर आए, गलत तो 6 नंबर चले गए, तो 6 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा। मुझे अपना बचपन, मुझे अपना एजुकेशन है, मेरे BSc फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो आपके 12th सिलेबस में भी है और लॉन्ग क्वेश्चन में है। क्या कह रहा है कि लघुत्तम दूरी ज्ञात करना, लघुत्तम दूरी ज्ञात, सदिश या रेखा कह सकते हैं, दो रेखाओं के बीच में लघुत्तम दूरी ज्ञात करना, ये क्वेश्चन आपका रहता है। और
एकदम फिक्स क्वेश्चन सा मान लीजिए, लगभग 80% बार ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो लघुत्तम दूरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो सदिश आपके दिए जाएंगे, दो रेखाएं दी जाएंगी सदिश रूप में, और उनसे लघुत्तम दूरी निकालनी होगी। तो पहले मैं आपके सामने इसका फॉर्मूला रख देता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एसडी भी कह सकते हैं या केवल डी भी लिख सकते हैं। कई जगह एसडी लिखा हुआ मिलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और कई जगह डी लिखा हुआ आ जाएगा। मॉड्यूलस के अंदर बिकॉज कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती, तो यहाँ पे होता है b2 माइनस b1 डॉट a1 क्रॉस a2, सॉरी माफ कीजिएगा, b2 ना करके a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये होता है बेटा, ध्यान से दिखिएगा, फॉर्मूले में बिल्कुल गलत मत कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल है। a2 माइनस a1 डॉट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट होगा b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। ये शॉर्टेज डिस्टेंस, यहाँ पर ये क्या है जो इसके अंदर प्रयोग में है, तो इसके लिए बेटा मैं आपको बता देता हूँ। r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, r1 ले लिया मान लीजिए, और r2 बराबर a2 प्लस लैम्डा b2। यानी कि कोई भी रेखा है वो किसी बिंदु से होके गुजर रही है और किस दिशा में जा रही है। पहली रेखा आ गई जिसे r1 का नाम दे दिया हमने, दूसरी रेखा है जो a2 बिंदु से गुजर रही है और b2 की दिशा में जा रही है। ये दो रेखाओं के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, तो इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अगर हम मान लीजिए कहीं से भी हम कैलकुलेट करते हैं, ये सपोज कीजिए ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो जिस बिंदु से गुजर रही है जिस दिशा में जा रही है तो उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। उसकी लघुत्तम दूरी, न्यूनतम दूरी की बात आती है तो वो हमें ज्ञात करनी है, तो उसको किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए ये हमारे पास है। यहाँ पर डायग्राम का कोई बड़ा रोल नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये a1 a2 यहाँ से कॉपी करना है, b1 b2 लैम्डा या म्यू की बात हो सकती है यहाँ पे, यहाँ से b1 और b2, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, आपको क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में सारणिक हल होती है और फिर उसका मापांक। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को हम समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, लिखा हुआ है कि r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू i माइनस 3j प्लस 2k एंड बेटा यहाँ पे है ये r1 ले लिया हमने, और ये r2 बराबर है 4i प्लस 5j प्लस 6k और प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j एंड प्लस k। आपको इन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्ञात करनी है। ये दो रेखाएं हैं जो इस बिंदु से होके गुजर रही है और इस दिशा में जा रही है, दूसरी रेखा इस बिंदु से 4 5 6 से गुजर रही है और इस दिशा में गमन कर रही है। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? सबसे पहले हम ये कॉपी कर लेते हैं कि यहाँ पर a1 b1 a1 a2 b1 b2 क्या होंगे। तो a1 बराबर हमें मिल जाता है i प्लस 2j प्लस 3k, a2 बराबर मिल जाता है हमें 4i प्लस 5j और प्लस 6k, और b1 बराबर मिल जाता है, b1 बराबर मिल जाता है बेटा i माइनस 3j प्लस 2k एंड b2 बराबर मिल जाता है, प्रत्येक दिए गए क्वेश्चन से अगर वो सदिश रूप में है तो ऐसे आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k। तो अब हम इसके अंदर ये जो उपयोग में आ रहे हैं इनको कैलकुलेट करते हैं। सर कैमरे की नजर देख लें थोड़ा सा। a2 माइनस a1 है, तो a2 माइनस a1 मतलब इनसे घटाना है, तो 4 में से 1 घटाया 3i एंड 5 में से 2 घटा 3j एंड 6 में से 3 घटा तो 3k। ये हमारे पास पहला रिजल्ट प्राप्त हो गया। दूसरा रिजल्ट है b1 क्रॉस b2। तो देखें बेटा b1 क्रॉस b2 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आता है i j और k। मैं आज इसी के साथ आपको गुणन भी सीखने में आ जाएगा कि किस तरह से क्रॉस है। हमेशा दो सदिशों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है रख दें क्योंकि ये रिजल्टेंट एक सदिश मिलता है यहाँ पे। फिर आप पहले वाले के
अनुपात -3 and 2, और फिर दूसरे वाले के दिशाओं का गुणन हो रहा है 2, 3 और 1। अब आपको एक सारणिक हल करनी है। फोर्थ एक्सरसाइज में हमने सीखा था किस तरह से हल की जाती है। I इसके सामने पंक्ति स्तंभ को छोड़ा, -3 -6, यह जाता है -3 और -6। फिर बेटा लेते हैं माइनस का j, फिर इसके सामने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया तो यह जाता है 1 -4, और फिर हम देखते हैं प्लस k, प्लस का k, और k के साथ में बेटा इसके सामने पंक्ति स्तंभ को छोड़ दिया 3 + 6, तो यह जाता है 3 + 6। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा माइनस का 9i, यह जाता है माइनस माइनस प्लस 3j, और यह जाता है प्लस का 9k। ये आपके पास ये रिजल्ट है जो कि B1 क्रॉस B2 मिल चुका है। अब हमारा तीसरा काम है उनका मापांक निकालना। तो जैसे हम B1 क्रॉस B2 लेते हैं तो हम क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 3 का 9 और 9 का पुनः 81। तो आप देखेंगे 1 1 2 9 11 9 9 18 नहीं सॉरी 9 और 8 17 171, और 171 का वर्गमूल मुझे लगता है कि नहीं होता होगा, होता है क्या, चेक कर लो अगर आप ऐसा लगता है तो 171 है। तो इससे हम 3 का भाग दें तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 81, पुनः 3 का भाग दे सकते हैं, 3 × 3 = 19। आप जानते हैं कि 19 बच जाएगा, सकते हैं 3√19, यह आ सकता है अधिकतम। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है बेटा A2 -A1 देखें जो निकाला था, ये भी एक सदिश प्राप्त होगा। तो यहाँ आएगा 3i + 3j और प्लस 3k। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो जरा सा आप उस पर अपना काम कर लीजिएगा। मैं आपको मेथडोलॉजी बता रहा हूँ। B1 क्रॉस B2 से देख लें, माइनस का 9i और माइनस का 9i प्लस का 3j और फिर आ जाता है प्लस का 9k अपॉन, यहाँ से हम देखें 3√19, इससे मल्टीप्लाइड करें तो ये हो जाता है माइनस 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 प्लस माइनस 27, 3 हो जाता है प्लस का 9 और 3 9 जा 27 अपॉन आ जाता है बेटा 3, ये मॉडुलस के अंदर है, 27 से 27 कैंसिल आउट, 9 से अगर आप देखेंगे तो यह जाता है 3/√19 इकाई, चूंकि दूरी है तो ये केवल इकाई होगी। अगर ये क्षेत्रफल होता तो वर्ग इकाई हो जाता। ये हमारी लघुत्तम दूरी है, हमें प्राप्त हो गई है। यहाँ पे प्लस माइनस बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो ये था बेटा, अगर हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आता है। अगर यहाँ पे दो दिशाएं ना हो करके एक ही दिशा हो तो फॉर्मूले का प्रारूप बदल जाता है, समान होती है। तो वहां पे फॉर्मूला मेरे साथ ये बनता है SD बराबर B क्रॉस A2 - A1 अपॉन मोड ऑफ B। ये फॉर्मूला बनता है जब दिशा दोनों की समान होती है। ये हमारे पास सदिश रूप में है। अगर कार्तीय रूप में होता है तो किस तरह से हम A1 A2 और B1 B2 ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास दिशा दिग अनुपात जो हमारे पास है वो आएंगे, जैसे आपने अगर कार्तीय रूप में आता है तो x - x1 अपॉन A, बेटा जो x1 y1 z बिंदु है वो A1 बन जाएगा। और ये जो है ये तीनों ही दिशा को निरूपित करने वाले दिग अनुपात है, तो इससे जो मान आएंगे वो B1 प्राप्त हो जाएगा। ये आपके टीचर्स ने भी बताया, आपकी बुक में भी सॉल्व है। तो आप अगर कार्तीय रूप से निकालना चाहते हैं तो इन बिंदुओं को लेकर के जो i j k के साथ में जो युग्म बनेगा वो A1 बनेगा पहले रेखा के लिए, इन बिंदुओं से जो समूह बनेगा वो B1 बनेगा। फिर ये सेम प्रोसीजर लगेगी। तो इसी के साथ लघुत्तम दूरी का टॉप टाइप है वो क्लियर करता हूं मैं आपके। आगे चलता हूं 39 नंबर टाइप पर। 39वां टाइप क्या कहने जा रहे हैं, तो क्या आ सकता है, किसके आने की संभावना है। देखिए इसके अंदर समतल टॉपिक भी है, लेकिन वो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा क्वेश्चन वहां से निकल के आता है। हालांकि आप सबने पढ़ा होगा, फॉर्मूला भी आपको याद होगा, R डॉट बराबर D। समतल से या समतल को समतल में लिखना चीजें भी आपने पढ़ी हुई हैं। तो हर टॉपिक को
मैं भी आपसे बताया था कि मैं शॉर्ट टाइम में कवर नहीं करवा सकता, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरी नज़र में मैं उनको आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगला हमारे पास टाइप है, टाइप बता दिया सर, 9 देखते हैं। ये कह रहा है कि रेखाओं के प्रतिच्छेदी, दो रेखाओं को एक दूसरे के प्रतिच्छेदी सिद्ध करना है और प्रतिच्छेदी बिंदु का एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। दो रेखाएं दी जाएंगी, वो रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी हैं क्या, ये बात की पुष्टि करनी है और प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करना है। एक दो बार, दो रेखाओं को प्रतिच्छेदी सिद्ध करना व प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। देखिए, मैंने जो पीछे लघुत्तम दूरी की बात की थी उसकी एक्सरसाइज आप सभी को पता है। एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे नोट करना नहीं नोट किया शायद, तो अभी इसकी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 14.4 और वो शायद 14.5 रही होगी। आप देख लीजिएगा, उसमें 5-6 क्वेश्चंस हैं जिसमें लघुत्तम दूरी से संबंधित आर्टिकल है, वो देख लीजिएगा। 4 या 3 या 5 क्या है, मैं थोड़ा सा पूरा कंफर्म याद नहीं है मुझे। तो चले देखते हैं, दो रेखाओं को प्रतिच्छेदी सिद्ध करना व प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, ये टाइप भी लॉ, क्योंकि यहाँ से दो ही क्वेश्चन आएंगे, एक 1 नंबर का और एक 6 नंबर का। अगर 1 नंबर का आएगा तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं। 6 नंबर में आता है तो इसके दो दावेदार है, एक लघुत्तम दूरी ज्ञात करना और एक इस टाइप से दो रेखाओं को प्रतिच्छेदी सिद्ध करना और प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। अपने अपने इंपॉर्टेंट लेने के मेथड हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे में ये दो टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। R बराबर है I प्लस J माइनस K प्लस लैम्डा, मैं इक्वेशन की सहायता से आपको ये बात समझा रहा हूं, 3I माइनस J और माइनस K प्लस म्यू इंटू 2I प्लस 3K। ये दो रेखाएं हैं, हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी का मतलब मैंने समझाया था, अगर ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा है तो किसी न किसी बिंदु पे एक दूसरे को काटती हैं। और दूसरा है प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, यानी कि जिस बिंदु पे ये काटती हैं उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो बेहद सरल मेरे हिसाब से होना चाहिए। इसमें R1 और R2 का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम इस रेखा को I J के गुणांकों को एक साथ करने का प्रयत्न करेंगे। I का गुणांक देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यह आ जाता है 1 + 3 लैम्डा इंटू I। दूसरा स्टेप, दूसरे में J के गुणांक, तो यह जाएगा 1 - लैम्डा इंटू J। और तीसरे में K के गुणांक तो ओनली -K है, बिकॉज इधर K का कोई पद मौजूद नहीं है। ये R1 है बेटा, और R2 में भी यही काम करेंगे, I J के गुणांकों को एक साथ करेंगे। तो यह है 4I, तो यहाँ पे आ रहा है 4 और यह है 2 म्यू इंटू I। और फिर दूसरा देखिए J का यहाँ पद नहीं है, J का यहाँ पे भी कोई पद नहीं है, तो J का कोई पद नहीं होगा, कोई बात नहीं। K के पद पे आ जाए तो K के लिए हमारे पास आ जाता है -1 प्लस का 3 म्यू। अगर कोई पद है तभी आप लिखें, अन्यथा उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। या आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 0 J लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 0 J, क्योंकि जब कोई पद नहीं है तो 0 जरूर होगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब बेटा हमें क्या करना होता है अगले स्टेप में, पहला स्टेप ये समझ गए होंगे, I के पदों को एक साथ करना, J के पदों को एक साथ करना और K के पदों को एक साथ करना, कर दिया हमने। अब हमारा काम रहेगा कि हम संगत पदों को संगत पदों के बराबर करें। जब ये प्रतिच्छेदी होंगे तो ये दोनों पद समान होंगे, इनके जो दिग अनुपात होंगे वो समान होंगे, कहीं न कहीं एक दूसरे को काटेंगे। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी हों तब क्या होना चाहिए, तीन है, देखिएगा 1 + 3 लैम्डा बराबर I का गुणांक क्या होगा 4 + 2 म्यू। तो हम ये कह सकते हैं तब I J के गुणांक क्रमशः समान होंगे, ये बात आगे लिख सकते हैं, या आपने सीधा पहली बात
तीसरे पे हम देखते हैं जे के लिए, तो जे का है 1 माइनस लैम्डा बराबर 0, और तीसरे से है -1 बराबर -1 प्लस 3 म्यू। प्रोसीजर पे पूरा फोकस करें। मैंने बार बार कहा है कि कैलकुलेशन एक मानव मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मेथड गलत बताना वो हमारी गलती या भूल तो नहीं है, गलती हो सकती है। तो यहां से देखें, हमने क्या कहा, इस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने कहा कि आई के गुणांक बराबर कर दिए, जे के गुणांक बराबर कर दिए और के गुणांक बराबर कर दिए। देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, 3 में से कोई भी 2 इक्वेशन को बराबर करना है आपको, और वहां से चूंकि 2 अचर है ना, एक लैम्डा और एक म्यू, तो कम से कम 2 इक्वेशन उसके लिए चाहिए होंगे, उन दोनों को मान निकालने के लिए। तो 2 इक्वेशन को समान करके जो भी आपकी इच्छा है, चाहे आप पहले दूसरे से कर ले हल करें, या दूसरे तीसरे को हल करें, या पहले तीसरे को हल करें, वहां से लैम्डा और म्यू के मान निकालने हैं, और तीसरी जिसका आपने उपयोग नहीं किया था उसमें पुट करके चेक करना है। अगर वो लैम्डा और म्यू के मान उस तीसरे समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और अगर उसे संतुष्ट नहीं करते तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होंगी। इतना सा मापदंड है इसका। तो देखिए सरल कॉन्सेप्ट दूसरे और तीसरे का है, तो मैं सेकंड व थर्ड से देख रहा हूं। तो सेकंड से हमारे पास आ जाता है बेटा लैम्डा बराबर 1, और थर्ड से आ जाता है म्यू बराबर -1 कैंसिल हो गया तो शायद 0 आ रहा है। ये 2 मान आगे, इनके मान 1 में रखने पर, अगर 1 में रखता हूं और इसके दोनों भाग समान पाए जाएंगे तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा लैम्डा बराबर 1 रखा तो यह जगह 1 + 3 बराबर म्यू का मान 0 रखा तो 4, एकदम सही है, फिट का फिट बैठा। 4 बराबर 4 आया, अर्थात रेखाएं, अर्थात दी गई रेखाएं प्रति लिया। ध्यान दीजिएगा, तीनों इक्वेशन से आईजेके के गुणांकों को समान किया गया, 3 अलग अलग इक्वेशन बनी, और किन्हीं भी 2 को हल करके, यहां हमारे लिए सरल था दूसरे और तीसरे को हल करना, इसलिए हमने इसे लिया। आप चाहते तो पहले दूसरे से भी ले सकते थे। 2 को समान करके लैम्डा और म्यू के मान निकाले, और जिसका यूज नहीं किया था उसमें पुट करके चेक किया। अगर वो उसे संतुष्ट करते हैं, अगर उसको समान दिखाते हैं तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ये तो थी प्रतिच्छेदी होने की बात। अब अगर हमें प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है तो हम इन लैम्डा और म्यू के मान को किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां पे करें, चाहे यहां करें, जैसे तो हम इस पे ले लेते हैं R1 में रखने पर, R1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो यहां R1 बराबर मिल जाता है बेटा, हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल, तो R1 बराबर हमें मिल जाता है लैम्डा का मान, जैसे ही आपने 1 रखा 1 + 3 यानी कि 4 आई, म्यू लैम्डा का मान जैसे ही 1 रखा तो ये 0j आ गया, और k का मान, म्यू का मान यहां रखना नहीं है, और ये आ जाता है -k। ठीक है, यही सेम चीज क्या आएगा देखते हैं। 1 रखा, राइट, देख रहे हैं आप R2, मैं आपको पुष्टि कर देता हूं ताकि आप किसी भी तरह के कंफ्यूजन के शिकार ना हो। अगर आपने म्यू का मान इसमें रखा होगा, मान रखना होगा, दोनों में से कोई एक काम करना है, मैं दोनों करके दिखा रहा हूं। R2 में आपने रखा तो ये 4 आई, फिर आ गया 0j, और फिर आ जाता है जैसे आपने यहाँ पे 0 रखा तो -k। अब बेटा यहां से 4, 0, -1 हल किया तब भी ये मिला, और अगर आपने इसे किया होता तब भी ये मिला होता, तो हमारे प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देश अब इसमें एक संशय उत्पन्न होता है कि सर अगर वो ना दिया हो तो क्या करें। अगर हमें
क्योंकि ये पूरी प्रोसीजर सदिश रूप में आपने सीखी हुई है। तो आप क्वेश्चन है, थे आप आई के बराबर आई के गुणांक एक साथ किए, जे के एक साथ किए और के एक साथ किए, यानी कि प्रश्न आता है इस टाइप का प्रश्न कार्तीय रूप में आए तो उसे पहले सदिश रूप में बदल और फिर इस पूरी प्रोसीजर को फॉलो अप कर लें तो आपके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। आई के गुणांक एक साथ करना, जे के गुणांक एक साथ करना, के गुणांक एक साथ करना, तीनों गुणांक दोनों इक्वेशन के गुणांकों की तुलना करना, दो इक्वेशन से लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात करना, तीसरे में रखना, अगर उसे संतुष्ट करती है तो प्रतिच्छेदी होंगी और उन दोनों को किसी भी एक इक्वेशन में पहले लैम्डा को पहले में या म्यू को दूसरे में रखने पे जो आई जे के गुणांक होंगे, जो दिग अनुपात होंगे, वही हमारे उस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला टाइप चलते हैं 40, टाइप नंबर 40। ठीक चल रहा है सर? टाइप नंबर 40 देखते हैं। नंबर भी चेंज 15। ठीक, एस समीका सबसे छोटा, सबसे ज्यादा बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे बच्चों के मन में यह ख्याल है कि सर 15.2 आएगी या नहीं आएगी। पीछे एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें रहता क्या आएगी या नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं कह सकता, लेकिन 15.2 सिर्फ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से दी गई है, किसी भी वर्ष प्रश्न नहीं पूछा गया। और मैं ये मानता हूं कि कोरोना काल में आप पे इतना बड़ा दावा नहीं बोलेगी आरबीएससी, तो आपको 15.2 से प्रश्न नहीं आएगा। हालांकि आपके टीचर्स ने, हमने भी पढ़ाया क्लासेस में, तो उसमें क्या होता है कि इक्वेशंस ना दे करके पूरा थ्योरेटिकल पार्ट दिया जाता है, उसे इक्वेशन या असमीका बनानी होती है। तो सिर्फ 15.1 पर आप फोकस करेंगे, रैखिक असमीका। चलिए देखते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे राजस्थान वो बता दो आप, तो करना है वो तो हम अपने आप कर लेंगे, बहुत मजबूत वीरवान स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए वो निर्भीक है कि करना क्या, वो हमें कोई टेंशन नहीं, क्या नहीं करना इतना इतना बता दो बस आप। तो 15.2 पे आप बिल्कुल परेशान ना हो। चैप्टर नंबर